हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है एच.सी. वर्मा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल देखा था एक। इन दिस पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम वॉल्यूम 1 क्लास 11 का चैप्टर जो है फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन चैप्टर से एक सुंदर क्वेश्चन हम उठाएंगे। तो इस सवाल को टैकल करने से पहले यू विल हैव टू डू अ फ्यू टॉपिक्स। आई होप आपको एनएलएम के जो फोर्सेस है एफबीडी बनाना वगैरह ये सब आता है, फिर मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट ये सब आता है ना। ये सब बेसिक बातें हैं। फिर आपको फ्रिक्शन के बेसिक्स आपको आता है, कांटेक्ट नॉर्मल फोर्सेस कैसे लगता है, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, उस टाइप से बातें। और लास्टली आपको थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट रिलेशन भी आना चाहिए, ठीक है, जो कि टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन आता है, तो हल्का कंस्ट्रेंट रिलेशंस भी आना चाहिए। तो अगर आपको ये सब चीज़ें आती है तो डेफिनेटली यू आर गुड टू गो। तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहाँ पर? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m इन द सिचुएशन the coefficient of friction between the blocks is mu1 and the bigger block in the ground is mu2। ठीक है, तो अगर मैं इस डायग्राम में बोलूँ, उन्होंने बोल रहा है कि यहाँ पर जो मेरा ये भी एक फ्रिक्शन सरफेस है और इन दोनों के बीच में भी कांटेक्ट है, तो फ्रिक्शन है। ठीक है, तो दोनों के बीच के कांटेक्ट का फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज mu1 और ये जो है यह mu2। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इस डायग्राम का एफबीडी बनाऊँ तो मेरा बात यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो मैं बना रहा हूँ, देखिए, एक है मेरा कैपिटल एम का, राइट, रुको, तो एक है मेरा कैपिटल एम का मास और एक है मेरा स्मॉल एम का मास, राइट, एक स्मॉल एम और एक कैपिटल एम। ठीक है, देखो, अगर मैं कैपिटल एम की बात करूँ तो कैपिटल एम में एक तो खुद का वेट लग रहा है नीचे mg, ठीक है, स्मॉल एम में भी लग रहा है खुद का स्मॉल mg। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक टेंशन धागा से कनेक्टेड है ना, ये कैपिटल एम एक धागा से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर धागा में क्या लग रहा है, टेंशन T इस तरफ, सबको पता ही है ना। और इस छोटे एम में भी देखिए, छोटे एम में भी यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है धागा में टेंशन T लगता हुआ दिख रहा है, तो ऊपर भी है धागे में टेंशन T। ठीक है, फिर एक ही धागा है, देखो अगर आप ढंग से देखो, यहाँ पर एक ही सब धागा है, राइट, सो टेंशन T हर तरफ होगा। हाँ, यहाँ पर डिफरेंट धागा होगा, यहाँ पर डिफरेंट टेंशन होगा, राइट। ठीक है, हम देख रहे हैं, एक करके दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ग्राउंड से कांटेक्ट बना के रखा है, मतलब बेसिकली अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन, मान लो मैं N2 कह रहा हूँ, यहाँ पर N2 है एक नॉर्मल रिएक्शन और बदले में एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर है N2, जो कि इन दो सरफेस के बीच का है, राइट। अच्छा, और एक कांटेक्ट है इधर, एक कांटेक्ट है इधर, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पर लग रहा है, मान लो N1, तो बदले में इस तरफ भी लगेगा N1, है ना, फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स ना, ये तो पता है आपको। ठीक है, और कुछ अगर हम बोले तो, अच्छा, यहाँ पर फ्रिक्शन वाला सरफेस है ना, तो देखो क्या हो रहा है, सिस्टम बॉडी एक्चुअली मूव कैसे कर रही है। तो ये सब पुली जब एक्ट हो रहा है, ये जो स्मॉल एम मास है ये नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा, ये जो बड़का मास है, ये जो बड़का कैपिटल एम का मास है, ये इस तरफ शिफ्ट होगा, है ना। जब ये नीचे आएगा तब ये पुली चलेगा, चलते चलते ये जो पूरा कैपिटल एम है विद द स्मॉल एम, पूरा सिस्टम जो है थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट होगा, यस और नो। तो अगर मेरा स्मॉल एम नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, हाँ या ना। अब अगर इसमें फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, फ्रिक्शन F1, तो बदले में फ्रिक्शन F1 तो इसमें भी लगेगा ना भाई, क्योंकि फ्रिक्शन भी अगेन एक्ट इन पेयर्स, एनएलएम लॉज ऑफ मोशन है ना, ये तो न्यूटन का लॉ ही है भाई, थर्ड लॉ तो यही कहता है कि फोर्सेस हमेशा पेयर में एक्ट करती है। तो अगर यहाँ पर एक फ्रिक्शन है तो बदले में यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन होगा, राइट।
और अगर ये एम एम प्लस एम ये इधर चल रहा है तो डेफिनेटली एक फ्रिक्शन जो है कैपिटल मतलब इस वाले जगह पर एक फ्रिक्शन जो है लगेगा ना, यहाँ पर F2 लगेगा और बदले में ग्राउंड में भी एक F2 आगे की तरफ लगेगा। लेकिन ग्राउंड के तो बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, राइट, ग्राउंड का हमसे लेना देना है नहीं। सो ग्राउंड को एक्चुअली मैं रब कर दे सकता हूँ, मैं ग्राउंड को एक्चुअली रब कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना लगे, ठीक है। तो मैंने ग्राउंड को हटा दिया। तो अब और कुछ फोर्सेस यहाँ पर क्या है या फिर एवरीथिंग इज़ डन। तो यहाँ पर मैंने फ्रिक्शन बना दिया, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर बना दिया, वेट नीचे बना दिया, टेंशन। अच्छा एक और है, देखो 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 एक ढंग से देखो यार, मैं इस पुली को वापस से बना रहा हूँ। देखो ये जो पुली है ना, इस पुली को मैं थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो अगर मान लो ये मेरा पुली है, यह से एम मास से कनेक्टेड है ना ये, तो यहाँ पर उसका टेंशन टी है, राइट, टेंशन टी, और इधर भी नीचे की तरफ टेंशन टी। तो भाई अगर ये भी टेंशन टी ये भी टेंशन टी, रिजल्टेंट जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री में है तो √2t होगा ना। अगर ये √2t है तो ये भी √2t। तो अगर इस √2t को मैं कटना चाहता हूँ या फिर मैं अगर इसको रिजॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ t बनाऊँगा, इस √2t को मैं जब करना चाहूँगा मैं दोनों तरफ t कर सकता हूँ ना, ये एक तरफ t और एक तरफ t मैं कर सकता हूँ। तो एक तो मेरा ये पॉसिबिलिटी है मैं ये कर दूँ, या फिर एक चीज़ देखो, सिंस मेरा ये जो स्मॉल m है ये कनेक्टेड है, सॉरी ये जो पुली है ये पुली भी इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है ना। तो अगर इस पुली में मान लो मैंने यहाँ पर पुली बनाया, अगर इस पुली में यहाँ टी लग रहा है और नीचे भी टी लग रहा है, तो फिर मैं तो इस पुली में जो टेंशन टी है, मैं मान लो कि यार इस सिस्टम में भी नीचे की तरफ एक टेंशन टी लग रहा है। अगर इस पुली में टेंशन टी इस तरफ है तो मैं मान लूँ कि इस सिस्टम में भी टेंशन टी इस तरफ लग रहा है। यस और नो, नहीं समझ में आ रहा तो रिजॉल्व कर दो, रिजॉल्व करके बाद तुम ये भी कर सकते हो, यहाँ पर भी बात सेम ही आएगा भाई। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आई थिंक आई एम नाउ गुड टू गो। नाउ आई विल राइट माई इक्वेशंस। तो मैं अगर इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करूँ तो देखो, ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक एम मास जिसके साथ स्मॉल एम में है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो ये वर्टिकली तो इसका कोई मूवमेंट नहीं है ना। और इस स्मॉल एम की मैं बात करूँ, स्मॉल एम में स्मॉल एम नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले इस कैपिटल एम की बात करते हैं। कैपिटल एम में अगर मैं बात करूँ वर्टिकली कोई मूवमेंट नहीं है, तो अगर मैं बात करूँ ऊपर कौन से फोर्सेस लग रही है, N2 लग रहा है सिर्फ, और नीचे क्या लग रहा है, mg है प्लस F1 है प्लस नीचे की तरफ देखो टेंशन T भी है, तो टेंशन T भी है, राइट, और तो कुछ नहीं है। तो यह है इक्वेशन 1। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टली की बात करूँ, हॉरिजॉन्टली जो है, अब देखो ये इस तरफ मूव कर रहा है ना, इस तरफ मूव कर रहा है। अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो ले जाने वाला फोर्स कौन है, ले जाने वाला फोर्स इज टेंशन टी, टेंशन टी इज ले जाने वाला फोर्स। और कोई है राइट साइड में, और कोई नहीं है। अपोज कौन कर रहा है यार, देखो नॉर्मल रिएक्शन N1 अपोज कर रहा है माइनस F2 फ्रिक्शन F2 अपोज कर रहा है, राइट, इक्वल टू मास कैपिटल M जो मास है इनटू एक्सीलरेशन। मैंने इसका मान लिया है ब्लॉक ऑफ इस कैपिटल M का एक्सीलरेशन है मान लो A1, ठीक है। तो A1 M इंटू A1, इसको इक्वेशन 2 मान रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इक्वेशन 3, अब इस छोटू मास पे आ जाओ। अब इस छोटू मास की अगर मैं बात करूँ, छोटू मास जो है नीचे की तरफ ले जाने वाला फोर्स कौन है भाई, ले जाने वाला फोर्स, अच्छा ये तो नीचे की तरफ आ रहा है A2 एक्सेलरेशन से। लेकिन अगर तुम एक चीज़ ढंग से देखो, ये कैपिटल M मास के साथ ये छोटा m कनेक्टेड है और ये दोनों A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, A1 एक्सेलरेशन से। तो कैन आई से ये हॉरिजॉन्टली A1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और वर्टिकली A2 से कर रहा है। अगर ऐसा सच बात है तो देखो N1 जो है यहाँ पर राइट साइड में हॉरिजॉन्टली से बस एक ही फोर्स है N1, तो वही फोर्स इसको MA1 उसको हॉरिजॉन्टली मूव करा रहा है। तो इक्वेशन 3 कह रहा हूँ इसको मैं।
और अगर मैं इक्वेशन 4 की बात करूँ, ले जाने वाला फोर्स इज एम जी माइनस अपोज कौन कौन कर रहा है, F1 माइनस टी इक्वल टू एम इंटू A2। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है भैया। अब क्या, अब यार पहले तो यार F1 और F2 को मैं डिफाइन कर रहा हूँ यार। F1 का है क्या है मेरा, F1 इज़ बेसिकली देखो फ्रिक्शन 1 है मेरा इस कांटेक्ट, ये वाला कांटेक्ट। अच्छा एक चीज़, एक शायद गलती तो नहीं होगा, मतलब थोड़ा डिफरेंट आएगा। देखो मैं, ये लोग बोल रहे हैं कि बिगर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में है μ2, तो ये μ2 है, तो हम एक्चुअली इसको F2 कहते हैं, इसको N2 कहते हैं। इसको तो मैंने N2 ही कहा है। हाँ तो सही तो है, इसको N2 का है ना। अच्छा तो ये तो फ्रिक्शन F2 है, सही तो है। हाँ सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो F1 जो है मेरा, F1 कहाँ पर है, F1 इज दिस, F1 जो है मेरा ये कांटेक्ट है राइट, इस वाले कांटेक्ट में जो फ्रिक्शन है ये मेरा F1 है। तो F1 विल बी व्हाट, μ1 इंटू N1 राइट, μ1 इंटू N1। अब N1 क्या होगा मेरा, कुछ नहीं, N1 तो मेरा mg के बराबर नहीं होगा, तो μ1 इंटू N1 ये F1। और F2 क्या होगा भाई, F2 क्या होगा, F2 विल बी इक्वल टू μ2 इंटू N2। ठीक है, F2 जो है मेरा ये वाला फ्रिक्शन, दैट विल बी μ2, ये वाला कांटेक्ट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दिस मास। ठीक है, तो क्लियर है ना। F1 और F2 भी मैंने यहाँ पर निकाल दिया, तो ये वाला इक्वेशन में पुट कर दो। लेकिन यार देखो यहाँ पर अगर तुम काउंट करके देखो, यहाँ पर 5 वेरिएबल्स हैं। 5 वेरिएबल्स कैसे यार, μ1 नहीं सॉरी यार मेरा जो है मेरा T हो गया, N1 हो गया, N2 हो गया, फिर मेरा A1 हो गया, A2 हो गया राइट। तो 5 वेरिएबल है लेकिन 4 ही इक्वेशंस है। तो एक और इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन मुझे कहाँ से मिलेगा भैया, कंस्ट्रेंट रिलेशन। अगर मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन याद करूँ तो कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलता था कि अगर मैं यहाँ पर पावर मेथड लगा दूँ तो क्या होगा। देखो अगर मैं बड़े मास के बारे में बात करूँ, ये बड़ा वाला मास जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंशन T। देखो यहाँ पर मेरा ब्लॉक जो है, यहाँ पर M मास का ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है राइट। तो अगर इस M मास का ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है तो कंस्ट्रेंट रिलेशन में क्या होता था, अगर तुमको याद है तो सिग्मा TA इक्वल टू 0 होता था राइट। समेशन ऑफ ऑल द टेंशन डॉट एक्सेलरेशन फोर्सेस सब 0 होगा राइट। एक्चुअली यहाँ पर वर्क मेथड से होता है F डॉट एक्स इक्वल टू 0। F यहाँ पर टेंशन होगा तो T डॉट एक्स इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट कर दो 2 बार तो मुझे क्या मिल जाएगा, T डॉट ए इक्वल टू 0, सिग्मा T डॉट ए इक्वल टू 0। अच्छा तो अगर मैं पहला टेंशन की बात करूँ जो कि है इस तरफ, तो यहाँ पर देखो टेंशन T इंटू यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है इसका, A1। देखो एक्सेलरेशन A1 टेंशन T, तो T इंटू A1 प्लस नीचे है टेंशन T लेकिन सामने की तरफ है A1, तो एंगल है 90 डिग्री, cos 90 0 मुझे लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब इस वाले ब्लॉक में आ जाओ, छोटे वाले ब्लॉक में। तो छोटे वाले ब्लॉक में बेटा नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन A2 और ऊपर की तरफ है टेंशन T। तो यार T डॉट A2, तो T A2 cos 180 डिग्री, cos 180 मतलब माइनस T A2, हाँ या ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूँ दैट माइनस T इंटू रुकिए एक चीज़ यहाँ पर है,
इंटू A1 प्लस टेंशन, ओ अच्छा देखो देखो देखो, यहाँ पर टेंशन T है, यहाँ पर भी तो टेंशन T था ना, यहाँ पर भी कनेक्टेड था। देखो ये पुली कनेक्टेड है मास से, तो यहाँ पर भी टेंशन T लग रहा है। तो एक्चुअली राइट साइड में 2 टेंशन थे यार, तो यहाँ पर एक्चुअली 2T इंटू A1 होगा, और यहाँ पर तो एक ही टेंशन है ऊपर की तरफ टेंशन T, तो प्लस ऑफ माइनस TA2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो TA2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TA1, T से T कैंसिल, A2 बराबर ट्वाइस ऑफ A1। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 5। तो अब मेरे पास जो है 5 इक्वेशंस मिल गया। अब इन पाँचों को सॉल्व करके मुझे फाइनली एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m, मतलब A2 का वैल्यू, A1 का वैल्यू मुझे मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ मैं A2 दिख रहा हूँ मैं ट्वाइस ऑफ A1 कर देता हूँ पहली बात। तो यार अब तो इस सवाल में अब तो और कुछ ज़्यादा बचा नहीं, वैसे हमने इक्वेशन सब निकाल दी ना। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके तुम फाइनली जो है A2 का वैल्यू निकाल दोगे, राइट। पहली बात तो यार जो मैंने ऑलरेडी बोला है कि जहाँ जहाँ A2 नहीं, सॉरी, आई थिंक A1 को निकालना है मुझे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, हाँ A1 निकालना है मुझे। तो यार जहाँ जहाँ मुझे A2 दिख रहा है वहाँ पर मैं A2 कर दूंगा, A1 ट्वाइस ऑफ A1 कर दूंगा, राइट। फिर किसी भी दो इक्वेशन को पकड़ के टेंशन को पहले हटा दूंगा। फिर एक को सॉल्व करो, मतलब F1 के जगह μ1 इंटू N1 रख दो, F2 के जगह μ2 इंटू N2 रख दो। फिर इन चीज़ों को सॉल्व करके पहले N1 को इरेडिकेट करो, फिर N2 को इरेडिकेट करो। ऐसे ऐसे मैनुअली करके तुम्हें फाइनली जो है आंसर A2 का मिलेगा। दैट इज़ योर फाइनल आंसर विल बी, इट इज़ अ वेरी बिग आंसर है क्या। तो बेसिकली इधर तुम्हारा इट इज़ नॉट दैट इक्वेशन मेन बात है, नहीं, तुम्हें कंसेप्ट इधर सीखना आना चाहिए। इतने बड़े इक्वेशंस वैसे भी जब देंगे वो वैल्यूज़ दे के ही देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कोई रैंडम दे देंगे, वो वैल्यूज़ दे के ही देंगे, ठीक है। तो अगर जब वैल्यूज़ मिल जाएगा तब तो यार तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा ये चीज़ सॉल्व करना। अभी तो वैल्यूज़ नहीं है, पैरामीटर्स है, तो इनको इरेडिकेट करना थोड़ा लेंथी लग रहा है आपको। लेकिन आई होप बाद में ये चीज़ ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप डरो नहीं, ये चीज़ आसानी है। तो आपको तो बस कंसेप्ट आना चाहिए। आई होप इस कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल FBD बनाया, फिर सारे इक्वेशंस को प्लॉट किया 1 बाय 1, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइनली हमें A2 का ये वैल्यू दिखता हुआ दिखेगा, ठीक है। वी विल बी लुकिंग एट दिस वैल्यू ऑफ A2। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर, ओके। तो यही तक है आज का वीडियो। अगर आपको किसी भी स्टेप में यहाँ पर मान लो यहाँ पर जो 5 इक्वेशंस है, इन 5 इक्वेशन से यार सर आप बोलोगे कि भैया मुझे नहीं मिल रहा है ये आंसर, यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रहा है, तो मुझे कमेंट में बता दो या फिर मेरे को DM कर दो। तो मैं तुमको यहाँ पर एक प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन दिखा दूँगा कि कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को सॉल्व किया है, राइट। लेकिन अभी तो मैं बोलूँगा इसको आप खुद से ट्राई करो इन इक्वेशंस को। इतना तो मैथ्स आपने छोटे बचपन के क्लासेस में पढ़ा होगा, राइट। तो बस एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो, फिर दूसरे को पुट करो, अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग दिस आंसर, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। हमने कंस्ट्रेंट रिलेशंस रिवाइज कर लिया, फ्रिक्शन रिवाइज कर लिया, राइट। मोशन और रेस्ट के टर्म्स भी पैरामीटर्स रिलेट हमने कर लिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा।